सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल सही होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पोषक तत्वों की जो भूमिका हम पढ़ रहे थे, उसमें 3 पोषक तत्व जो है वो हमारे शेष रह रहे हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, थोड़ा बहुत और चैप्टर में जो बचा हुआ है वो भी बता देंगे आज के ही वीडियो में हम आपको। सो लेट्स बिगिन क्लास 12 हिंदी मीडियम बायो। ठीक है, हम कॉपर तक पढ़ चुके थे। कॉपर में हमने लास्ट पढ़ा था कि कॉपर जो होता है उसकी कमी से एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है नींबू में, जिसे हम शीर्षारंभी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षारंभी रोग कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एमओ के बारे में। नेक्स्ट जो है अपना शायद 13वां 14 जो भी है आप क्रम डाल लेना। ठीक है, 14 तक हम पढ़ा चुके थे, शायद 15 है, वो है कैसे लिखूं, मोल्बिडेनम यानी कि MO। इस तत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वही कि तत्व जो पौधे होते हैं इस तत्व का अवशोषण किस रूप में करते हैं। पौधे इस तत्व का अवशोषण MOO2 यानी कि मोल्बिडेनम ऑक्साइड। क्या होता है ये मोल्बिडेनम ऑक्साइड होता है। ठीक है, पौधे इस तत्व का अवशोषण मोल्बिडेनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। राइट, पहली बात। दूसरी बात, तत्व जो ये मोल्बिडेनम होता है इसकी भूमि में बहुत कम मात्रा पाई जाती है। समझ गए? यानी कि बहुत ही कम रूप में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट, यह तत्व नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के काम में आता है। नाइट्रोजनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी एक एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। ठीक है, का मुख्य घटक है। मुख्य घटक, राइट। क्या कहा गया है कि यह तत्व नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होते हैं, यहाँ एंजाइम और लिख लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंप्लीट लिख देता हूं। एंजाइम का मुख्य घटक। तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, क्योंकि ये दोनों एंजाइम कौन कौन से? डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होते हैं, ये दोनों के दोनों एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इनका क्या कार्य हो गया? का मुख्य घटक है। इनका कार्य N2 स्थिरीकरण। इनका जो मुख्य कार्य वो क्या है? N2 स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, तो किस रूप में करते हैं? ये करते हैं अपने ऑक्साइडों के रूप में। यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे NO2 है, NO3 है, NH4 है। ठीक है, तो NO2 और NO3 के रूप में क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। डायरेक्टली
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जिस गैस की मात्रा है डियर स्टूडेंट 78% तक वो नाइट्रोजन होती है। और सबसे प्रमुख जो तत्व होता है वो भी क्या है, वो भी नाइट्रोजन ही है। यानी कि पौधों को अपनी पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, विभजोत के जो क्षेत्र होते हैं उनकी वृद्धि करने के लिए जिस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन ही तो होता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा। लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधा ग्रहण नहीं कर पाते। तो किस रूप में करते हैं इस नाइट्रोजन को, NO3, मोस्टली किसके रूप में करते हैं, NO3 के रूप में, और उससे थोड़ी बहुत कम मात्रा में करते हैं NO2 के रूप में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। तो इन्हें इस रूप में बदलने का काम जो करते हैं वो कुछ एंजाइम करते हैं, कुछ फिजिकली जो रिएक्शन होती हैं वायुमंडल में वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, कुछ जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। जो दलहनी पादप होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं उनमें गांठों के रूप में पाया जाती है, यानी कि उनके जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, और यही राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये एक एंजाइम की सहायता से, जिस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम गुली का निर्माण यानी कि गांठों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, संक्रमण सूत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि मोल्बिडेनम जो होता है वो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसका मुख्य घटक होता है, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसका कार्य कंप्लीट करता है, वो करता है N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण से मतलब क्या होता है, स्थिरीकरण का अर्थ होता है जैसे वायुमंडल में हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, 78%। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है जिसमें कुछ जैविक और अजैविक शक्तियाँ जो होती हैं वो भाग लेती हैं। अब इसके बाद इसकी न्यूनता के लक्षण देखते हैं। न्यूनता के लक्षण कि अगर मोल्बिडेनम की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है कि पौधे की जो नीचे की जो पत्तियां होती है, लोअर जो पत्ती होती हैं, पौधे की नीचे की पत्तियां कुरबरित हो जाती हैं, मोल्टिंग हो जाती है, उनमें कैसी हो जाती हैं, कुरबरित हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा है हरिमेनता और कम पुष्पन। पुष्पन भी बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या कहेंगे कि फूल गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फूल गोभी, ये तो आप सभी ने खाई होगी फूल गोभी, कितने बच्चों ने खाई है कमेंट जरूर करना कि सर हमने फूल गोभी खाई है। ठीक है, अच्छी लगती है फूल गोभी, अब आने वाला है सीजन इसका। तो फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है, फूल गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है डियर स्टूडेंट, विहिप्टेल। शायद मैंने विप गलत लिख दिया ना, हिंदी थोड़ी सी मजबूत है मेरी, ऐसे आएगा। तो विप्टेल कौन सा रोग हो जाता है डियर स्टूडेंट, विहिप्टेल रोग हो जाता है मोल्बिडेनम की कमी से। इसे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। रोग तो सारे आपको इंपॉर्टेंट लिखने ही है। फिर बता देते इस चैप्टर से मात्र एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है और वो भी रोगों से संबंधित या न्यूनता के लक्षणों से संबंधित। ठीक है, कुछ घटक विशेष प्रकार के कौन किस क्या काम करता है, जैसे राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने का काम कौन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में कौन सा तत्व भाग लेता है, या जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य घटक कौन सा तत्व है।
समझ रहे हो मेरी बात? नींबू में क्षीरसारंभी रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। जई में ग्रेस्पिक रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें आप अपने माइंड में हमेशा रखेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ इसी रूप में पूछे जाते हैं जैसा अभी मैंने बताया कुछ क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद है तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हाँ हमें याद है ये क्वेश्चन, और आपने जो पढ़ाया था वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नोट कीजिए इसको। मिटा देता हूं। डियर स्टूडेंट, 16वां जो तत्व है वो है क्लोरीन, Cl। क्लोरीन जो होता है वो क्लोराइड आयनों के रूप में पाया जाता है मृदा में, और इसी रूप में पौधे जो होते हैं उसे अवशोषित भी करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, यह तत्व मृदा में क्लोराइड आयनों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है? क्लोराइड आयनों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मृदा में विलयशील होता है, यह तत्व विलयशील है, ये भी लिख लेना। यह कैसा है? विलयशील है। अब विलयशील है तो इसे डायरेक्टली आसान हो जाता है अवशोषित करना, तो पौधे इसे सहजता से क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। यह विलयशील तत्व है, पौधे इसका अवशोषण आसानी से कर लेते हैं, राइट। बड़ा आसान है ये भी, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर काम करें तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पौधों में पाए जाने वाले जितने भी जैव रसायन हैं, ठीक है, पौधों में पाए जाने वाले जितने भी जैव रसायन हैं, डियर स्टूडेंट, क्लोरीन उनमें किसी का भी कोई घटक नहीं होता है, समझ गए? यानी कि क्लोरीन जो होता है वो किसी का भी घटक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं इसका कार्य जो होता है, जैव जो प्रक्रियाएं होती है उनसे संबंधित तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी ये हेल्प करता है। किन किन कार्यों में करता है ये हेल्प, वो देखते हैं। काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, ठीक है। यह तत्व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय वह जो विद्युत संकेत होते हैं, ठीक है, विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी है। किसमें उपयोगी है? विद्युत संतुलन में ये उपयोगी होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर वास्तव में इसके हम न्यूनता के लक्षण बात करें, न्यूनता के लक्षण, तो वैसे तो इसकी न्यूनता के कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पत्तियों में चितकबरी हरिमीनता हो जाती है। नंबर 1 क्या हो जाता है? पत्तियों में चितकबरी हरिमहीनता हो जाती है, ठीक है। धब्बे से दिखाई देते हैं। और दूसरा है फलों का जो निर्माण होता है वो कम होता है।
फलों का निर्माण कम होता है, राइट। नोट कर लीजिए। मिटा दूं? अंतिम जो तत्व है डियर स्टूडेंट, वो है नंबर 17, निकिल। निकिल एक्चुअल में निकिल जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, निकिल का क्या खेल है। निकिल जो होता है वो न तो पौधे की किसी जैव रसायन जो होते हैं उनका घटक होता है, और न ही इसकी न्यूनता के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे सर आप इसको जो है अनिवार्य तत्वों में क्यों रखा गया है। ये तो मेरी भी समझ से बाहर है कि इसके अंदर जो है न्यूनता के लक्षण भी नहीं दिखाई देते, फिर भी इसे अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया। उसका सबसे बड़ा कारण डियर स्टूडेंट होता है एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूरिएज। कौन सा एंजाइम है? यूरिएज। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहला खोजा जाने वाला जो एंजाइम था वो यूरिएज ही था। इस यूरिएज एंजाइम का ये प्रमुख घटक होता है। इस यूरिएज एंजाइम का ये प्रमुख घटक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निकिल जो होता है वो निकिल की न तो न्यूनता के लक्षण पौधों में दिखाई देते हैं, और न ही निकिल जो होता है वो किसी भी तत्व का क्या है, किसी भी तत्व का पौधे के किसी भी जैव रसायन का घटक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा इसके बारे में हमें। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। ठीक है, क्या नाम था? डाल्टन नाम था। तो हम कह सकते हैं कि इन 1988 यानी कि 1988 में डाल्टन ने इसे, पहले अनिवार्य तत्व 16 ही थे, बाद में 1988 में डाल्टन ने इसे अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल किया। ठीक है, किसके रूप में शामिल किया? अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल किया। न ही इसकी न्यूनता के कोई लक्षण होते हैं और न ही ये किसी जैव रसायन का घटक होता है। तो फिर क्या करें, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसमें। क्या? पौधे इसे Ni+2 के रूप में अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं, राइट। किसके रूप में करते हैं? अवशोषित करते हैं निकिल के रूप में। और तीसरी बात क्या लिखेंगे? यह तत्व कौन से एंजाइम का? यूरिएज एंजाइम का प्रमुख घटक है, राइट। किसका? यूरिएज जो एंजाइम होता है उसका प्रमुख घटक होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अपने सभी अनिवार्य तत्व खत्म हो चुके हैं, समझ गए? फटाफट इसको नोट कर लो। अनिवार्य तत्व आपके समाप्त हो चुके हैं। 17 अनिवार्य तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये 17 के 17 अनिवार्य तत्व आपको याद होने चाहिए, इनकी न्यूनता के लक्षण और किस रूप में इनकी अवशोषण होता है। हालांकि अवशोषण किस रूप में होता है ये बड़े मायना नहीं रखता, मायने रखते हैं दो चीज़, न्यूनता के लक्षण और दूसरी चीज़ होती है इनका कार्य, कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है। ठीक है, पाठ खत्म होते ही इसका एक मैं टेस्ट लूँगा इन्हीं 17 तत्वों में से, और 10 क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको, देखते हैं कि कितना आप कर पाते हैं। ठीक है, कॉपियाँ उसी प्रकार से आपके घर से कलेक्ट कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं हम तो। सो लिख लिया? गुड। तो यहाँ पर 17 पोषक तत्व समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ और चैप्टर में बची हुई हैं, जैसे कि एक नोट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? एक नोट लिखेंगे। ठीक है, नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि कुछ तत्वों की न्यूनता के जो लक्षण होते हैं
कुछ तत्वों की न्यूनता के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में, पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी न्यूनता के लक्षण जो पुरानी वाली जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन तत्वों को संचरणशील तत्व कहते हैं। कैसे तत्व कहते हैं? इनको संचरणशील तत्व कहते हैं। पहली बात, यानी कि संचरणशील तत्व कहलाते हैं कौन से? वे अनिवार्य तत्व जिनकी न्यूनता जो डिफिशियंसी होती है उनके जो सिम्टम होते हैं वो पहले किन पत्तियों में दिखाई देते हैं? पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, जैसे NPK, Mg, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और डिओक्सिडेंट मोलिब्डेनम। ये जो है 3 और 3 छह तत्व ऐसे होते हैं जिनकी न्यूनता के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। किन में दिखाई देते हैं? पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। इसलिए इन तत्वों को क्या कहा जाता है? संचरणशील तत्व कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? संचरणशील तत्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नोट इसी में नेक्स्ट नोट 2 भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख लें। क्या जिन तत्वों की न्यूनता के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं, तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं, उन्हें असंचरणशील तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें असंचरणशील तत्व कहते हैं। तो जिन तत्वों की न्यूनता के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में, तरुण का मतलब जो युवा पत्तियां होती हैं, जो नई जो पत्तियां आती हैं डियर स्टूडेंट, उन पत्तियों में अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? असंचरणशील तत्व कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है कुसफेमन, यानी कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इनका कॉपर, सल्फर, फेरम और मैग्नीज। ठीक है, और मैग्नीज, ये जो 4 तत्व होते हैं ये असंचरणशील तत्व कहलाते हैं। इनकी जो संचरण जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। जैसे आपने लोहा के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक असंचरणशील तत्व है, फिक्स होता है, इसका संचरण नहीं होता है। ये केवल किन में पाया जाता है? कुछ विशेष प्रकार की जो पत्तियां जो अपनी होती हैं उनके अंदर। ठीक है, कुछ जो ऑक्सीकरण जो या अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको कंप्लीट करने वाले जो घटक होते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं? असंचरणशील तत्व कहलाते हैं। इनके जो लक्षण, बात यहाँ पर सिर्फ ये समझने की है कि इन तत्वों की कमी के लक्षण पहले किन में दिखाई देंगे? युवा पत्तियों में दिखाई देंगे। और इन तत्वों के जो लक्षण हैं वो पहले किन में दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे। आप कहेंगे सर सारे तो आए नहीं, 3 और 3 6 और 6 और 4 10 ही आए, 7 तो अब भी शेष रह गए। 7 जो होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो किसी न किसी रूप में दूसरे तरीके से दिखाई देते हैं। किसी में अग्रस्त कलिकाओं के अंदर दिखाई दे जाते हैं,
ठीक है, या किसी में तने में दिखाई दे जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ संचरण वगैरह संचरणशील तत्वों की व्याख्या हम कर रहे थे, तो ये नोट आप जल्दी कर लें। गुड, ओके। तो यहाँ पर जो है अपना ये जो चैप्टर है इसका एक छोटा सा टॉपिक जो बच गया, जिसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और वो जो टॉपिक है वो क्या है, वो है खनिज जो लवण होते हैं उनके अवशोषण की क्रिया विधि क्या क्या है। तो वहाँ मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कल के टॉपिक में, ठीक है। तो तब तक वेटिंग एंड वॉचिंग, लगातार वीडियो देखते रहिए और हमारे जो भी इंटरेक्शन है उनको फॉलो करते रहिए। एक कल का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल, कितना सत्य है कितना नहीं है, कि ये बताया जा रहा है कि किस तारीख से, किस सितंबर से जो है वो आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि अभी तक गाइडलाइन जो है वो तैयार नहीं हुई है गवर्नमेंट की। तो जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइन तैयार नहीं कर लेती है कि स्कूल किस तर्ज पे खोले जाएं, किस तरह से क्या कंडीशन रखी जाए कि स्कूलों को खोला जाएगा, कैसे क्लासें लगेंगी, ऐसा अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। और जब तक ये सब तय नहीं होगा तब तक स्कूल भी नहीं खुलेंगे और हम और आप इसी मोबाइल के ऊपर रूबरू होते रहेंगे। तो मुझे तो आदत सी हो गई है आपसे इसी तरह के रूबरू होने की, आपको हुई है या नहीं, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।